So welcome back to the next video. Today our topic is respiratory pathology. So today we will start our next section, which is pathology of the respiratory system. So starting with the disease number 1, which is number 1 disease is rhinosinusitis. सो राइनोसाइटिस का जो अदर नाम है उसे हम साइनस इन्फेक्शन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? साइनस इन्फेक्शन. डिजीज़ क्या है पहले वो पढ़ते हैं. राइनोसाइटिस बोलते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनसेस. ठीक है. अब साइनसेस क्या होते हैं पहले वो बाद में आते हैं. साइनसेस हमारे जो फेस के अंदर 3 तरह के साइनसेस होते हैं. एक होता है फ्रंटल साइनस, सेकंड होता है एथमोइड साइनस, थर्ड होता है मैक्सिलरी साइनस. फोटोज पे वेट करें. ये हमारी फ़ोटो, ये हमारे साइनस, ये हमारा साइनस नंबर 1 है, ये हमारा साइनस नंबर 2 और ये है साइनस नंबर 3. ठीक है. ये दिस वन इज द फ्रंटल, एथमोइड एंड मैक्सिलरी साइनस. ये सारे के सारे जो ड्रेन होते हैं, ठीक है, वो किधर होते हैं? हमारे नोज़ के अंदर. ठीक है. सो जब कभी हमारे इन साइनसेस के अंदर इधर फ्रंटल हो, एथमोइड हो, मैक्सिलरी हो, इनके अंदर जब इन्फ्लेमेशन होगी उसको हम बोलेंगे राइनोसाइटिस. सिंपली दिस वन इज. ठीक है. ये पीछे सिफिनोइड साइनस भी है, ठीक है, इसकी इन्फ्लेमेशन इतनी कॉमन नहीं है. सो कौन सा साइनस है जिसकी इन्फ्लेमेशन मोस्ट कॉमन है? ठीक है. इन्फ्लेमेशन उसमें ही ज़्यादा होगी, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगी, इन्फ्लेमेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रेनेज डिफ़िकल्टी. ठीक है. वो साइनस जिसको ज़्यादा या मुश्किल से ड्रेन किया जाता है उसमें इन्फ्लेमेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और वो है मैक्सिलरी साइनस. इसकी वजह क्या है? जो मैक्सिलरी साइनस है ये हमारे नोज़ के जो ड्रेनेज एरिया है, ये समझिए कि ड्रेनेज एरिया है, ये उसके लोअर मौजूद है. ठीक है. सो जब उसे ड्रेन होता है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी. सो जब भी कुछ अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगी, जाहिर बात उसमें ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा. ठीक है. सो जो राइनोसाइटिस है वो द मोस्ट कॉमन जो हमारा होता है वो इसके अंदर होता है. ठीक है. जो हमारा मैक्सिलरी साइनस है. ठीक है. ये आपने याद रखना है क्योंकि इसकी ओपनिंग है जो वो ऊपर है. ऑन द अदर हैंड जो फ्रंटल और एथमोइड साइनस, एथमोइड के तो बिल्कुल सामने है, नहीं, ये हमारा एथमोइड है, इसके तो बिल्कुल सामने है, इसके लिए भी ईजी है. और जो हमारा फ्रंटल साइनस है उसके ऊपर है, ठीक है, वो भी उसके लिए भी ईजी है. ठीक है. अब होता क्या है कि जब ड्रेनेज हो जाता है ब्लॉक, क्या होगा? जब होगा ड्रेनेज ब्लॉक, ये है ड्रेनेज, वो हो गया ब्लॉक. ठीक है. वह द मैक्सिलरी का मोस्ट कॉमन है, बेशक वो फ्रंटल हो, कोई भी हो. ठीक है. तो क्या होगा उससे? हमारा जो उसके अंदर जो म्यूकस है वो बिल्डअप हो जाएगा. म्यूकस जो नॉर्मली ड्रेन हो रहा था किसके अंदर? साइनसिस, जो हमारा नोज़ के अंदर वो ड्रेन हो रहा था, वो क्या होता है? म्यूकस बिल्डअप हो जाएगा. ठीक है. जिसकी वजह से उधर प्रेशर इंक्रीज़ होगा, और जहाँ भी प्रेशर इंक्रीज़ होता है उस एरिया में पेन ज़रूर होता है. ठीक है. सो हमें क्या होगा? साइनसिस के अंदर हमें प्रेशर प्लस पेन महसूस होगा. ठीक है. अब आते हैं काजेज़ की तरफ. कौन सी चीज़ें हैं वो जो काज कर सकती हैं हमारा राइनोसाइटिस? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो याद रखना है, द मोस्ट कॉमन जो साइनोसाइटिस होता है, राइनोसाइनोसाइटिस होता है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? जो वायरल होता है. ठीक है. वायरल. और उस वायरस का क्या नाम है? राइनो वायरस.
उसका नाम भी स्पेशली उसके नाम से मींस डिजीज़ रखी गई है राइनोवायरस, ठीक है। सेकंड है हमारा कि अगर बंदे को वायरल इन्फेक्शन है उसमें लेटर गेट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर बंदे को ऑलरेडी वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से इम्यूनिटी डिक्रीज़ हो गई है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। सो बैक्टीरिया कौन कौन से कॉमन हैं। नंबर 1 जो आपको पता होना चाहिए वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, फ्लू से याद रखें, ठीक है। सेकंड है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई जो निमोनिया काज करता है, ठीक है। और मोरक्सेला कैटारेलिस, ठीक है। द मोस्ट कॉमन इज दिस वन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, और जो वायरस है दिस वाज द मोस्ट कॉमन विच इज़ राइनो वायरस, ठीक है। जब बंदे में राइनोसाइटस होता है एक तो इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, लेकिन अगर इसको आप ट्रीट नहीं करेंगे इसकी हमें बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगी। और कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी होगी वो हम स्टडी करते हैं अभी। कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आते हैं। कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है आपका साइनस, ठीक है। ये साइनस के साथ क्या मौजूद है, ब्लैक कलर में आपको बताता हूँ। ये साइनस के इर्द गिर्द क्या मौजूद है, आपकी आंखें हैं, ठीक है, आइज़ हैं। आइज़ के अराउंड क्या चीज़ मौजूद होती है, वो होता है ऑर्बिट, ये ऑर्बिट आंखों का, ठीक है। सो जो फर्स्ट हमें मिलेगी कॉम्प्लिकेशन वो आंखों के रिलेटेड होगी, उसे हम बोलेंगे ऑर्बिट विच इज़ ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, ठीक है। सेकंड हमारा जो कॉर्नर साइनस है, कॉर्नर साइनस के अंदर मौजूद है हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे स्कल के अंदर, ठीक है। कॉर्नर साइनस उसमें क्या हो सकती है, थ्रोम्बोसिस हो सकती है, ठीक है, उसकी ब्लॉकेज हो सकती है, ठीक है। आंखें इफेक्ट होगी, हमारे स्कल के अंदर कॉर्नर साइनस इफेक्ट हो गया। थर्ड हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन उसके अंदर मेनिंजाइटिस हो सकते हैं, ठीक है। मेनिंजाइटिस मीन्स ये जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द मेनिंजेस की 3 लेयर्स हैं, ठीक है, पिया, ड्यूरा एंड आर्कनोइड मैटर, ठीक है। इनमें से किसी की इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है, इनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है। सो बात आपने जो याद रखनी है कि अगर पेशेंट आपके पास है जिसको है साइनस इन्फेक्शन, ठीक है, और साइनस इन्फेक्शन के साथ साथ उसकी आई स्वेलिंग है, मीन उसका ऑर्बिट इन्वॉल्व है, ठीक है। सेकंड उसको डबल विजन आ रही है, ठीक है, या उसको स्वेयर हेडेक हो रहा है, ठीक है, स्वेयर हेडेक जो रिलेटेड टू मेनिंजाइटिस है, तो आपने ये बात याद रखनी है, ये जो पेशेंट है, ठीक है, ये अब डेंजरस स्टेज में चला गया, ठीक है। इसकी जो बीमारी है वो डेंजरस स्टेज में चली गई है, ठीक है। इस पेशेंट को आपने जल्दी जल्दी ट्रीट करना है, ठीक है। सो हमने स्टडी किया राइनोसाइटिस, सिंपली जो साइनस है उसका इन्फेक्शन है, ठीक है। अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो वो आपका ऑर्बिट और ब्रेन को इन्वॉल्व कर लेगा, ठीक है। मोस्ट कॉमनली काज बाय राइनो वायरस, लेकिन जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और निमोनिया फर्थर वो भी काज कर सकती है, ठीक है। और पेशेंट अगर आपके पास आई स्वेलिंग, डबल विजन, स्वेयर हेडेक मीन्स ऑर्बिट और ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के साथ आएगा तो वो उस पेशेंट में जो स्टेज है वो डेंजरस होगी, ठीक है। सो उसको ट्रीट करना मुश्किल होगा। सो अब आते हैं अपनी सेकंड डिजीज़ की तरफ जो है एपिस्टेक्सिस। अब एपिस्टेक्सिस क्या होता है, एपिस्टेक्सिस का अदर नेम ऑफ एपिस्टेक्सिस इज़ नोज ब्लीड, ठीक है। ये तो बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे अपने डेली लाइफ में, नोज ब्लीड वाले, ठीक है। सो अगर पेशेंट आपके पास आ गया है नोज ब्लीड वाला, ठीक है, ये एक्सट्रीमली कॉमन है, ये डिजीज़
एक्सट्रीमली कॉमन है, ये हर बंदे ने कोई ना कोई अपना साथी देखा होगा, कोई दोस्त कज़न वगैरह जिसमें ये डिजीज़ होगी, ठीक है, ये कॉमन है, ठीक है। सो हम इसकी अभी एनाटमी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है कि मोस्ट कॉमन साइड कौन सी है। मीन्स ब्लीडिंग तो हो रही है कि सीरियस हो रही है। सो आपने ये बात याद रखनी है, ये आपका नोज़ लंबा सा, ठीक है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें, ठीक है। एक हमारा फ्रंट एरिया, एक बैक एरिया, ठीक है। जो फ्रंट एरिया है इसके अंदर होता है काइसल बैक प्लेक्सस, काइसल बैक प्लेक्सस, ठीक है, ये कैपिलरीज का नेटवर्क है, ठीक है। और उनकी जो बैक साइड है हमारी इस एरिया में, इधर होती है स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, ठीक है। सो नॉर्मली जो आपके पास पेशेंट रहते हैं, नॉर्मली आप डेली लाइफ में जो पेशेंट्स देखते हैं, उनके अंदर जो ब्लीडिंग है वो इस कैसल बैक प्लेक्सस की वजह से होती है, ठीक है। ये फ्रंटल पार्ट ऑफ नोज में होता है, ठीक है, फ्रंटल पार्ट में, ठीक है। और इसकी जो ब्लीडिंग होती है यूजुअली माइल्ड होती है, ठीक है। माइल्ड मीन इसकी जो ब्लीडिंग होती है एक तो इतनी अमाउंट में नहीं होती, थोड़ी सी अमाउंट में होती है, और दूसरी ये जल्दी से जल्दी रुक जाती है, ठीक है। सो ये इतना सीरियस केस नहीं होता, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर ब्लीडिंग आपकी इस एरिया से है, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी के एरिया से, ठीक है, स्फीनोपैलेटाइन, इसे हम बोलते हैं डेंजरस ब्लीडिंग, ठीक है, डेंजरस ब्लीडिंग बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि आर्टरी है, ठीक है, इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ ब्लड जो निकलेगा वो लार्ज अमाउंट में निकलेगा, ठीक है। सो इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से उधर जो अमाउंट ऑफ ब्लड वो भी ज़्यादा निकलेगी, और जो हमारा उसको रोकना भी मुश्किल होगा, ठीक है। सो अगर हम काजेज़ की डिस्कस करें, कौन सी चीज़ें हैं जो काज कर सकती हैं हमारी जो है एपिस्टेक्सिस। सो एपिस्टेक्सिस किस वजह से काज होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम पता है ट्रोमा, किसी बंदे की लड़ाई होगी है, गिर गया, ठीक है। सेकंड फॉरेन बॉडी, मीन्स अगर नाक के अंदर कोई फॉरेन बॉडी किसी बच्चे में मोस्टली कॉमन है, ठीक है। सो क्या होता है, फॉरेन बॉडी अगर रफ होगी तो हमारी जो कैपिलरीज हैं जो मौजूद है हमारी, ये सामने सामने मौजूद होती हैं, ठीक है। सो उसको डैमेज करके जिस वजह ब्लीडिंग काज कर सकती हैं। उसके बाद एलर्जिक राइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, ठीक है, राइनाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है। उसके बाद नेजल ट्यूमर्स, ये तो वेरी रेयर है, ठीक है। और ये किस में होते हैं, ये टीनेज बॉयज़ में होता है, ठीक है। जो नेजल ट्यूमर्स होते हैं ना, ठीक है, ट्यूमर्स, तो ये टीनेज बॉयज़ के अंदर होते हैं, ठीक है। और इसे हम एंजियोफाइब्रोमा बोलते हैं, इसका नाम है एंजियोफाइब्रोमा, ठीक है, एंजियोफाइब्रोमा। सो जो बात याद रखने वाली बात है एपिस्टेक्सिस में, सिंपली आपको पता होना चाहिए, नोज ब्लीड बोलते हैं इसको, ठीक है, नाक से खून आना, ठीक है। अगर फ्रंटल पार्ट से आएगा तो हमारा जो कीजल बैक प्लेक्सिस है वो डैमेज होगा, बैक साइड से आएगा स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी डैमेज होगी, ठीक है। और अगर बैक साइड से आ रहा है ये लाइफ थ्रेटनिंग होगा, ठीक है। अब आते हैं अपने थर्ड डिजीज़ की तरफ, जो है थर्ड वन इज हेड एंड नेक कैंसर। कैंसर, कैंसर जिधर आ जाए मस्त मस्त समझें कि वो डिजीज़ डेंजरस है वैसे भी, ठीक है। अब कौन सा कैंसर मोस्ट कॉमन है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, हेड और नेक के अंदर जो मोस्ट कॉमन है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, ठीक है। एपिथेलियम है स्क्वेमस सेल्स आपके, ठीक है। अब आते हैं रिस्क फैक्टर्स की तरफ, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं हमारे हेड एंड नेक कैंसर की तरफ, ठीक है, किन बंदों में ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। ये चीज़ आपको पढ़नी चाहिए, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। स्मोकिंग, स्मोकर पेशेंट्स में, ठीक है, अल्कोहलिक पेशेंट्स में ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है।
क्योंकि ये स्मोकिंग अल्कोहलिंग जो हमारा होता है ना, जो एपिथेलियल लाइनिंग उसको डैमेज करता है। और ये हमारी जो स्क्वेमस सेल है ये एपिथेलियम ही है, ठीक है। सो जिसकी वजह से हमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। उसके बाद ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16, ये आपने याद रखना है। और इबोला वायरस, ये दो मोस्ट कॉमन है जो आपने याद रखने हैं। जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16 है, ये क्या काज करता है? ये जो ओरोफेरेंजियल काज करता है, ओरोफेरेंजियल कैंसर, ओरोफेरेंजियल, ठीक है। ओरल एरिया आपका जो मुंह वाला और जो आपका फेरिंग्स है, इसको इन्वॉल्वमेंट करता है। जो होता है ये ईबीवी वायरस, ये नेजोफेरेंजियल है। मीन्स ये आपके नोज़ को और आपके फेरिंग्स को डैमेज करता है, ठीक है। ये अपने दो याद रखने हैं। सो बुक में इसके मतलब एक टर्म लिखी गई है, उसको हम बोलते हैं फील्ड कैंसराइजेशन। अब इसका क्या मतलब है? फील्ड कैंसराइजेशन का मतलब ये है कि अगर किसी बंदे में ये वायरस है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, हेड एंड नेक का कैंसर, ठीक है, उसमें जो इंटायर म्यूकोजा होगा वो डैमेज हो जाएगा। इंटायर म्यूकोजा गेट्स डैमेज, ठीक है। और जिसकी वजह से हमें मल्टीपल ट्यूमर देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है किसी पेशेंट में होगा, ठीक है। अगर HPV की वजह से होगा तो ओरोफेरेंजियल मोस्टली इन्वॉल्व होगा, EBV नेजोफेरेंजियल, ठीक है। और फील्ड कैंसराइजेशन का मतलब ये है कि मल्टीपल मीन जो इंटायर म्यूकोसा है उसको डैमेज कर देगा, सही है। तो इसकी वजह से क्या होगा? हमें मल्टीपल ट्यूमर्स देखने को मदद आएंगे, ठीक है, उस पेशेंट के अंदर। अब अगर किसी पेशेंट को फ़र्ज़ करें नेजोफेरेंजियल है, ये वाला नेजोफेरेंजियल कैंसर हो गया, ठीक है, तो उसके साइंस क्या होंगे? नेजोफेरेंजियल कैंसर, ठीक है। आपका नोज़ और आपका क्या इन्वॉल्व है? फेरिंग्स। जो साइंस आपको देखने को नज़र आएंगे, अब हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट साइन होगा, पेशेंट आपके पास आएगा वन साइडेड नेज़ल ब्लॉकेज के साथ। डॉक्टर साहब मेरी नाक की एक साइड परमानेंट बंद है, ठीक है, मुझे ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद मुझे ईयरफुलनेस है, ठीक है, मेरा कान बंद है, ठीक है, ये हेयरिंग लॉस है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो होते हैं ना स्टीशियन ट्यूब, ठीक है, हमारे इसी एरिया में होता है, फेरिंगल एरिया में होता है, ठीक है, उसको ब्लॉक कर देती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ऐसे महसूस होता है कि हमारी हीयरिंग लॉस हो गई, ठीक है। सो इसमें सिंपल आपने याद रखना है, हेड एंड नेक कैंसर में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन है, ठीक है। स्मोकर्स और अल्कोहल में अल्कोहलिक पर्सन में कॉमन है, ठीक है। HPV 16 ओरोफेरेंजियल कराता है और EBV नेजोफेरेंजियल कराता है, ठीक है। और नेजोफेरेंजियल में क्या होगा कि नेजल ब्लॉकेज होगी, ब्लीडिंग होगी, ठीक है, और ईयर इन्वॉल्वमेंट होगी। अब आते हैं फोर्थ वन की तरफ, वो है लैरिंजियल पैपिलोमाटोसिस। लैरिंजियल पैपिलोमाटोसिस, अब ये क्या चीज़ है? इस में बोलते हैं कि इसका अदर नाम है रिकरेंट रिस्पायरेटरी पैपिलोमाटोसिस, ठीक है। ये होता क्या है? ये एक्चुअली बिनाइन वार्ड लाइक ट्यूमर्स, ये ट्यूमर्स हैं, ठीक है, बिनाइन वार्ड लाइक ट्यूमर्स, लेकिन है किस चीज़ के? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो वोकल कार्ड है, वोकल कार्ड है, ठीक है, जिसे आप साउंड पैदा करते हैं, ठीक है। इस पर आपका अगर ट्यूमर होगा उसको हम बोलेंगे लैरिंजियल, क्योंकि वो लैरिक्स में मौजूद होते हैं, ठीक है, उससे हम लैरिंजियल बोलेंगे, ठीक है। अब काज कौन करता है? ये मोस्ट कॉमन है, ये जो आपने बात याद रखनी है, ठीक है। बाकी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काज कौन करता है, ठीक है। ये है हमारा
HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 6 HPV11, ठीक है। ये आपने 2 याद रखने हैं, ठीक है। 6 और 11, पीछे हमने 16 पढ़ा था, फिर आ गया 6 और 11, ठीक है। ये देखा किन बंदों में जाता है, ठीक है। पेशेंट्स जो आपके पास मोस्टली आएंगे वो चिल्ड्रन आएंगे, ठीक है। और जब माँ अपने बच्चे को लेकर आएगी, बोले कि मेरे बच्चे की जो है वॉइस चेंज हो गई है, ठीक है, और हार्शनेस नज़र आ रही है, मीन उसकी आवाज़ भारी हो गई है, ठीक है। सो भारी होने की वजह क्या है कि आपका वॉक का डैमेज हो गया ट्यूमर्स की वजह से, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डिजीज़ की तरफ, जो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब ये क्या चीज़ है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस ये कहती है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस की डेफिनेशन ये है सिंपली कि इट्स ए क्लॉट, इट इज़ ए क्लॉट, ठीक है। क्लॉट है ब्लड का इन द डीप वेन्स। वो कौन सी डीप वेन्स? हमारी लेग्स की, मोस्ट कॉमन, ठीक है। मोस्ट कॉमन लेग्स की डीप वेन्स, ठीक है। सो अगर पेशेंट में डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, पेशेंट आपके पास कौन से सिम्टम्स लेकर आएगा? डेट्स इम्पॉर्टेंट की सिम्टम्स, ठीक है। हम इस वीडियो के एंड पे कोशिश करेंगे ये कि जितनी भी हमने डिजीज डिस्कस की हैं, ठीक है, एज ए डॉक्टर वर्किंग इन दी हॉस्पिटल, ये पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेंगे हम ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अगर इस वीडियो में पॉसिबल होगा तो मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो में, अगर ये ज़्यादा लंबी होगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि पेशेंट कैसे, मतलब कि अगर आप बैठे हुए हैं हॉस्पिटल के अंदर, ये पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेंगे आपको, आपने कैसे डायग्नोज करना इनको, ठीक है। की सिम्टम्स कौन सी होंगी? लेग इन्वॉल्व है, लेग स्वेलिंग होगी, ठीक है। जाहिर बात है ये आपकी लेग है, ठीक है। इधर से आ रही है आर्टरी और इधर से जा रही है वेन, ठीक है। वेन का क्या काम होना? खून को ऊपर लेके जाना, ड्रेन करना। लेकिन ये वेन हमारी होगी ब्लॉक, तो क्या होगा? खून इधर इकट्ठा हो जाएगा। खून इधर इकट्ठा होगा तो क्या होगा? लेग स्वेलिंग होगी, ठीक है। हमें पेन होगा इस एरिया में, हमारी नर्व्स को इरिटेशन होगी, ठीक है। ये एरिया वार्म हो जाएगा क्योंकि इधर ब्लड की अमाउंट ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद रेडनेस, ठीक है। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्लॉट है, हमने स्टडी तो कर लिया क्लॉट की वजह से होता है, लेकिन क्लॉट बनाता कौन है, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लॉट फॉर्मेशन होती कैसे है, क्या चीज़ें हैं जो क्लॉट काज करती हैं? इधर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखना है, ठीक है, ये पेपर्स में बार बार रिपीट हो, उसको बोलते हैं विर्चोस ट्राइएट। विर्चोस ट्राइएट, ये आपने याद रखना है। विर्चुअस ट्राइएट का जो निमोनिक है वो है SHE, शी। ट्राइएट का मतलब होता है 3 कौन से? SHE, ठीक है। ये वेरी इजी। एस से क्या होगा? स्टेसिस, ये मोस्ट कॉमन है स्टेसिस। क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं कि जो लंबी फ्लाइट लेते हैं, मीन्स आप पाकिस्तान से यूरोप जा रहे हैं, बड़ी लंबी फ्लाइट होती है 24-25 घंटे की, किसी 28 घंटे की, लॉन्ग फ्लाइट की वजह से, ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है या सर्जरी की वजह से, ठीक है। एस फॉर स्टेसिस एंड सर्जरी, ठीक है। उसके बाद हाइपर कोगुलेबिलिटी, H फॉर हाइपर कोगुलेबिलिटी। ये हमने जब स्टडी की थी कोगुलेशन, उसमें हमने स्टडी की थी एक डिजीज, इसमें बोलते हैं फैक्टर 5 लीडन, ठीक है। इन बंदों में क्या होता है कि जो कोगुलेशन होती है नॉर्मली, ठीक है, खून रोकने वाला हमारा प्रोसेस होता है, ठीक है, वो ओवर एक्टिव हो जाती है डिजीज़ की वजह से। क्या होता है फिर? जिसकी वजह से हमारा जो जगह जगह कोगुलेशन होती है, कोगुलेशन के पैच बनते हैं जो थ्रोम्बोसिस का करते हो, एट द लैंड हमारे डी वेन थ्रोम्बोसिस करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्रेगनेंसी में, ठीक है, हमें हाइपर कोगुलेबिलिटी सेट हो सकती है, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो फीमेल्स खाती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उनमें ये हाइपर कोगुलेबिलिटी स्टेट हो सकती है। वो ई फॉर एंडोथेलियल इंजरी, आपकी एंडोथेलियल डैमेज हुई किसकी वजह से? में भी ट्रोमा की वजह से, ठीक है।
सो याद रखने वाली क्या चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेसिस है, हाइपर कोएगुलेबिलिटी स्टेट हो, एंडोथेलियल इंजरी है, ठीक है। अब अपने डायग्नोसिस कैसे करनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि पेशेंट आपके पास आ गया है, बोलता है भाईजान मेरी टंग हमें मुझे लेग स्वेलिंग है, ठीक है, पेन है, वार्मथ है, रेडनेस है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डीम डाइमर्स को रूल आउट करना है, ठीक है, कि कहीं इसकी वजह से कॉज तो नहीं हो रही, ठीक है। फिर आपने करना है अल्ट्रासाउंड, उसे बोलते हैं कंप्रेशन अल्ट्रासाउंड। मींस आपने बस ये याद रखना है कि अल्ट्रासाउंड करेंगे, ठीक है, पेशेंट्स के अंदर। सो अगर ये बीमारी हुई तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट इज़ वेरी इजी, हम देंगे लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, बस हेपरिन आपने याद रखना है, हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 1 ऑफ द पैथोलॉजी, सही है। और लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हम देते हैं रिवारोक्साबान, ठीक है। ये आपने बात याद नहीं है, अब जब जाते हैं एमरजेंसी में, ठीक है, ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाले पेशेंट मोस्टली बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो पेशेंट्स होते हैं अबव 50 अबव 40 ईयर्स ओल्ड, उनमें ये डिजीज़ बड़ी कॉमन है, ठीक है। सो ऊपर से हमारी खुराक भी ऐसी है, हमारी डेली लाइफस्टाइल भी ऐसा है, ठीक है। सो ये डिजीज़ बड़ी कॉमन है, ठीक है। सो व्हेन यू आर इन एमरजेंसी डिपार्टमेंट्स आपको ये पेशेंट देखने को मिलेंगे, सो आपको उसकी जो है ट्रीटमेंट वगैरह और डायग्नोसिस वगैरह का पता होना चाहिए, ठीक है। अब आता है कि आता कहाँ से, ये जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है ये ऊपर स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। चलो अब हम आते हैं अपने पुल्मोनरी एम्बोलिज्म की तरफ। हमारी जो 6th डिजीज़ है वो है पुल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब पुल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या बोलती है कि मीन्स पी का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब है कि क्लॉट ट्रेवल्स वेयर करता है, ट्रैवल टू, एम्बोलिज्म का यही मतलब है ना, ट्रैवल करना। थ्रोम्बाई का मतलब होता है एक जगह रुका, एम्बोलाई का मतलब है ट्रैवल टू दी पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, आर्टरी। अब आता कहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है, आपकी जो इलियक है, ठीक है, आर्टरी, उसके बाद फिमोरल आर्टरी, फिमोरल वेन, बल्कि फिमोरल वेन, इलियक वेन्स और पॉप्लिटियल वेन्स, ये किधर ड्रेन होती हैं सारी की सारी, ये होती हैं इन्फीरियर वेना केवा में, ठीक है। और इन्फीरियर वेना केवा से जाती हैं राइट हार्ट में, राइट हार्ट से किधर जाती हैं, हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है। अब हम आते हैं कि होता क्या है इन पेशेंट्स में, क्या होगा पुल्मोनरी एम्बोलिज्म के पेशेंट्स में, वेंटिलेशन तो होगी लेकिन परफ्यूजन ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वीक्यू मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। अब वीक्यू जब मिसमैच होगा तो क्या होगा, सिम्टम्स में क्या देखने को नजर आएंगे इन पेशेंट्स के अंदर, दैट्स इंपॉर्टेंट। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको होगी सडन ब्रीथलेसनेस, ठीक है, अचानक ही ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, चेस्ट पेन होगा शार्प किस्म का, जैसे कोई बंदा छुरी मार रहा है, ठीक है, शार्प चेस्ट पेन होगा, ठीक है, फास्ट ब्रीथिंग हो जाएगी, ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, ये तो नॉर्मल बातें हर बंदे को पता है, ठीक है। अगर परफ्यूम कम होगा तो बॉडी उससे काउंटर करने के लिए ये अपनाएगी। उसके बाद लो ऑक्सीजन होगी, जब आप उसकी उंगली में मशीन लगाएंगे ऑक्सीजन चेक करने में, ऑक्सीजन लोगे, उसके बाद रिस्पिरेटरी क्लोसिस होगी। रिस्पिरेटरी क्लोसिस क्यों होगी, हाइपर वेंटिलेशन की वजह से, ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन की वजह से। सो समटाइम क्या होता है कि जो पुल्मोनरी इम्बोलस है, ठीक है, पुल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये ट्रैवल कर जाता है ब्लड कैन एंटर द लेफ्ट साइड, ये काज करता है सडन इम्बोलस, मीन्स ये पक्की ब्लॉकेज करवाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा ब्लड है वो राइट हार्ट से लेफ्ट हार्ट में नहीं जाता, ठीक है, राइट से लेफ्ट में नहीं जाता, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो जाता है और पेशेंट ये मर जाता है, ठीक है। सो इन पेशेंट को जल्दी जल्दी ट्रीट करना होता है, ठीक है। अब
इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ये इसे बोलते हैं सीटी, पुल्मोनरी एंजियोग्राफी। ठीक है, सीटी पुल्मोनरी एंजियोग्राफी करवाएंगे। एंजियोग्राफी आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ईसीजी फाइंडिंग्स हम नहीं चेक करते और रेयर हैं। ठीक है, ईसीजी अगर कोई पूछ ही ले, नॉट इम्पॉर्टेंट, बट S1Q3T3। ठीक है, याद रहने वाली चीज़ तो नहीं है, लेकिन चलो आप S1Q3T3। ठीक है, ये ईसीजी फाइंडिंग होगी। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जो पुल्मोनरी एम्बोलिज्म है इसकी टाइप्स कौन सी हैं, टाइप्स एम्बोलाई कौन सी हैं। ठीक है, ये जो एम्बोलाई लंग्स के अंदर जाती हैं उनकी मैं किस चीज़ के बनी थी, जैसे आपका मकान है ईंटों से बना हुआ, एम्बोलाई भी किसी चीज़ की बनी होगी। उसके लिए निमोनिक है फैट बैट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपने याद रखना है। ठीक है, ये पेपर्स में हाई यील्ड टॉपिक है। ठीक है, F फॉर फैट। ठीक है, फैट इम्प्लाई क्या होता है कि जब बंदों को फ्रैक्चर्स होते हैं, मोस्टली लॉन्ग बोन्स के फ्रैक्चर होते हैं। ठीक है, सो उन बंदे में क्या होता है कि जो फैट होता है, ठीक है, वो वेन से ट्रैवल कर जाता है लंग्स के अंदर। जब हम सर्जरी स्टडी करेंगे तो सर्जरी में ये चीज़ें डिस्कशन में आएंगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब बस फिलहाल आपको बताना चाहिए कि फैट, ए फॉर एयर, ये किस में कामन है, जो बंदे डुबकी नहीं लगाते पानी के अंदर, डाइवर्स होते हैं। ठीक है, और वो अपने साथ जो नहीं लेकर जाते, वो पीछे उन्होंने ऑक्सीजन वाला बंद होता है जिसमें वो जो नाइट्रोजन वगैरह होती है। ठीक है, उन पेशेंट्स के अंदर, बंदों के अंदर ये एयर इम्बोलाई की होता है, क्योंकि जब वो नीचे जाते हैं तो नाइट्रोजन का प्रेशर नॉर्मल होता है। ठीक है, लेकिन जब वो बाहर आते हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो हमारी ब्लड है उसमें एयर बबल्स बन जाते हैं। ठीक है, ये है थ्रम्बस। ठीक है, थ्रम्बस मीन्स हमारी बॉडी में कहीं भी थ्रम्बस बनती है, फिर वो ट्रैवल करके कहाँ जाती है, हमारे लंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया भी काज करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड, वेट करें, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, समटाइम क्या होता है कि अगर फीमेल होती है, जब वो लेबर में होती है, लेबर, ठीक है, तो लेबर के दौरान ये एमनियोटिक फ्लूइड इसके वेंस के अंदर चला जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो जाके पुल्मोनरी एम्बोलिज्म काज करता है। ठीक है, उसके बाद ट्यूमर। ये जो पेशेंट है, ठीक है, इसको अपने हाइपर बैरिक ऑक्सीजन देनी है। ठीक है, सो इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे ये तमाम की तमाम डिजीज़, लेकिन एज ए पेशेंट फ़र्ज़ करें आप डॉक्टर हैं। ठीक है, ये बंदा है, पेशेंट्स हैं। ठीक है, पेशेंट्स जिनके अंदर ये डिजीज़ हैं वो कैसे आपको प्रेजेंट करेंगे, इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। अप टू द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।